I welcome you all in this class. Topic for discussion in this class is employment outside agriculture or non-farm areas of employment. तो इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि एग्रीकल्चर के अलावा बाकी और कौन कौन से काम ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा सकते हैं जिससे कि रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, फिशिंग है, हॉर्टिकल्चर है, आईसीटी है या फिर कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं। जैसा हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा कि इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंस है एग्रीकल्चर सेक्टर पर और पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में लगी हुई है। उसमें डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का सामना भी किया जाता है क्योंकि एग्रीकल्चर में काफ़ी समय तक फार्मर्स को बेकार रहना पड़ता है, बेरोज़गार रहना पड़ता है। साथ ही हमने ये भी पढ़ा कि गांव में क्योंकि जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, ज़्यादातर जनसंख्या के हिस्से में बहुत थोड़ी थोड़ी ज़मीनें आई हैं और कुछ परसेंटेज तो पॉपुलेशन का ऐसा भी है जिसके पास कोई ज़मीन है ही नहीं। ऐसी स्थिति में वो कहाँ जाएं, कैसे रोज़गार प्राप्त करें और ग्रामीण क्षेत्रों में उनके लिए कैसे रोज़गार बढ़ाया जा सके, इसके ऊपर हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जैसे देखा गया है कि जो स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं उनको बहुत तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जो रूरल क्रेडिट है उनको इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से मिलता नहीं है, फिर वो मनी लेंडर्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। थोड़ा बहुत प्रोडक्ट उनके पास आता भी है फसल से तो उसको फिर उनको मजबूरी में बेचना पड़ता है मिडल मैन को उस कर्जे को चुकाने के लिए। तो डिस्ट्रेस सेल की वजह से भी उनको लॉस होता है क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट को बहुत ही कम कीमत पर बेचना पड़ता है। और ज़्यादातर जो फार्मर हैं वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं एग्रीकल्चर में। साथ ही जो फार्मिंग है एक तरह से वो जीवन निर्वाह तक ही सीमित है। ज़्यादातर फार्मर खेतीबाड़ी सिर्फ जीवन निर्वाह तक ही कर पाते हैं क्योंकि उनके पास ना तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा है और ना ही बड़ी लैंड होल्डिंग्स हैं। बहुत सारे फार्मर्स के पास जो ज़मीनें हैं वो बहुत थोड़ी थोड़ी हैं। अब ये जो लोग हैं ये कहाँ जाएं और क्या काम करें जिससे इनकी इनकम बढ़ जाए, किस तरह से ये अपनी इनकम को बढ़ाएं। तो उसके लिए आज का जो अभी हमारा टॉपिक है वो है कि एग्रीकल्चर के अलावा लोग और क्या क्या काम ग्रामीण क्षेत्रों में कर सकते हैं और अपना एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें कई सारे काम हैं जो लोग गांव में खेती बाड़ी के साथ साथ भी कर सकते हैं और जिसके पास बहुत थोड़ी ज़मीनें हैं वो उस थोड़ी सी ज़मीन में भी इस तरह के काम धंधे शुरू करके अपने रोज़गार को बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें जो कुछ नोटेबल पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे गांव में लोग एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन का काम कर सकते हैं, फिशरीज का काम कर सकते हैं, मछली पालने का काम कर सकते हैं, इसके साथ साथ हॉर्टिकल्चर का काम कर सकते हैं, कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ को खोला जा सकता है। और आज की डेट में जो एक बहुत ही उभरता हुआ जो फील्ड है वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, तो उसको भी यूज़ करके लोग अपना जो रोज़गार है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें एग्रीकल्चर के साथ साथ की जा सकती हैं इनको हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड एग्रीकल्चर। कि ग्रामीण क्षेत्रों में एग्रीकल्चर के अलावा जो है फार्मर्स या जो लैंडलेस लेबर है वो किन किन कामों पर ध्यान दे सकती है या उन कामों को कर सकती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुपालन। तो इंडिया में आप देखते हैं बहुत सारे जो फार्मर हैं वो खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का काम भी करते हैं और उसमें जो है इसको हम लाइव स्टॉक फार्मिंग भी कहते हैं। तो जैसे पोल्ट्री है, कैटल है,
भेड़ बकरियां हैं, ये इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है लाइफ स्टॉक का या पशुधन का इंडिया में। जैसे पोल्ट्री जो है वो 42% और कैटल जो है वो 25%, और इसके अलावा जो भेड़ बकरियां हैं वो नियरली 20% जो है वो टोटल टोटल लाइफ स्टॉक का हिस्सा है इंडिया में। और ग्रामीण भारत में जो है लोग खेती बाड़ी के साथ साथ इन कामों पर भी ध्यान देते हैं ताकि उनकी इनकम बढ़ सके। और जैसा हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि इंडिया में लगभग 45% लैंड है एग्रीकल्चर लैंड जिस पे इरिगेशन होता है, बाकी लैंड पे परमानेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन भी नहीं है। तो ऐसी ज़मीन जो ज़्यादा शुष्क है, जहाँ पर पानी की मात्रा कम है, वहाँ पर इस तरह के जो काम धंधे हैं वो ज़्यादा अच्छे से हो सकते हैं। मतलब वहाँ पर लोग अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री को जो है वो अपना सकते हैं, पशुपालन ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एरिया जो एक तरह से जिनको हम एरिड एरिया या सेमी एरिड एरियाज कहते हैं या शुष्क एरिया कहते हैं, उनमें जो पानी की कमी की वजह से वहाँ पर जो कृषि का जो उत्पादन है वो ज़्यादा नहीं हो सकता है। सो देयरफॉर ऐसे एरियाज़ में जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और इंडिया में जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है उसमें लगभग 7 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये महिलाओं के लिए जो है एक तरह का इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, रोजगार है। ज़्यादातर महिलाएं इस काम को करती हैं और कर भी सकती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। सो एनिमल हस्बेंड्री से लोग काफ़ी सारा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा देश है और एनिमल हस्बेंड्री से निकलने वाले जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे दूध है, चाहे अंडे हैं, या किसी और तरह से कंट्रीब्यूशन है लाइफ स्टॉक फार्मिंग का, तो उसकी बहुत बड़ी डिमांड भी है इंडिया में। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो लाइफ स्टॉक फार्मिंग है उसमें भी कई तरह की समस्याएं हैं। भले ही हमारे देश में जो लाइफ स्टॉक की पॉपुलेशन है वो भी शायद पूरे संसार भर में सबसे ज़्यादा है, लेकिन अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हमारे देश में जो लाइफ स्टॉक का प्रोडक्टिविटी है या जो इसकी परफॉर्मेंस है वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज से काफ़ी नीचे है। और इसके कारण क्या है कि हमारे यहाँ पर जो है पशुपालन करने के लिए जो कई तरह की सुविधाएं होनी चाहिए, जैसे वेटरिनरी केयर चाहिए, तो वेटरिनरी केयर जो है वो काफ़ी कम है इंडिया में। वेटनरी के डॉक्टर्स भी कम हैं और लोगों को इसकी अवेयरनेस भी कम है, तो इसलिए ये भी एक समस्या है। और दूसरी बात है कि हमारे यहाँ पर अ, जो नो हाउ है या टेक्नोलॉजी है या जो एक जानकारी है जो जिससे पशुपालन को बेहतर तरीके से किया जा सके या जो जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा सके, उनकी नस्लों को बेहतर बनाया जा सके, उसकी भी जो है हमारे देश में कमी है। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है आउटसाइड द एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें लोग अपने रोजगार को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ऐसे फार्मर्स जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स हैं या बहुत ही कम ज़मीन है या नहीं भी है तो भी वो कुछ ज़मीन को मैनेज करके एनिमल हस्बेंड्री को अपना सकते हैं और अपना जो एक इनकम है उसको बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ फिशरीज़। तो फिशरीज़ से भी लोग अपने जो इनकम है उसको बढ़ा सकते हैं और एक अतिरिक्त रोजगार जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं या लैंडलेस लेबर है, उनके लिए एक बेहतर ये क्षेत्र है जिसमें वो अपना रोजगार जो है वो कमा सकते हैं। इंडिया के कई स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर फिशिंग को काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया जाता है, जैसे कि केरला है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है। ये ऐसे मुख्य स्टेट्स हैं जहां पर जो फिशिंग है उससे काफ़ी ज़्यादा रोज़गार प्राप्त किया जाता है। बहुत सारे लोग इस काम में लगे हुए हैं। और फिशिंग कम्युनिटी जो है इंडिया में वो दो तरह के सोर्सेज को यूज़ करती है फिशिंग के लिए, जिसको हम कहते हैं इनलैंड सोर्सेज एंड मैरिन सोर्सेज।
तो इनलैंड सोर्सेज में जैसे रिवर है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, स्ट्रीम्स है, इन सोर्सेज को हम कहते हैं इनलैंड सोर्सेज। जबकि जो आपके मैरिन सोर्सेज हैं उसमें समुद्र आते हैं, महासमुद्र आते हैं, और दोनों को अगर हम मिला दें, इनलैंड सोर्सेज को एंड मैरिन सोर्सेज को, तो ये बनता है आपका वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज जो है वो फिशिंग कम्युनिटीज़ के लिए एक तरह से रोज़गार प्रोवाइड करने वाले हैं, और इनसे जो है वो रोज़गार जो है मिलता है उन लोगों को जो फिशिंग में लगे हुए हैं। और लेकिन अगर आज हम देखें फिशिंग कम्युनिटी की हालत देखें तो वो सबसे बैकवर्ड है हमारे देश में। और इसका कारण ये है कि एक तो इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज जो है चढ़ा होता है, और दूसरा ये है कि इनका जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत ही पुअर हैं। इन कम्युनिटीज़ में पढ़े लिखे बच्चों की संख्या भी कम है, और दूसरे क्षेत्रों की तरफ इनका रुझान भी बहुत कम है। सो ऐसी स्थिति में इन कम्युनिटीज़ को उस स्थिति से बाहर निकालने के लिए, गरीबी के जो दुष्चक्कर है उससे बाहर निकालने के लिए, इनको कुछ और प्रोडक्टिव कामों की तरफ भी इनको मतलब पैसा दिया जाना चाहिए या क्रेडिट फैसिलिटीज दी जानी चाहिए, ताकि ये अपना कोई और साथ में काम धंधा करके अपनी इनकम को बढ़ाए और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर करे। और इसके साथ ही जो इनकी क्रेडिट नीड्स हैं इनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के थ्रू भी पूरा किया जा सकता है। और साथ ही जो फिशरी टेक्नोलॉजी है उसको भी अपग्रेड करने की आवश्यकता है, और उसे अपग्रेड करने के साथ साथ जो है फिशिंग कम्युनिटी को भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की आवश्यकता है, ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा इनकम वो प्राप्त कर सके। नेक्स्ट इज हॉर्टिकल्चर। सो हॉर्टिकल्चर जो है एक और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है ग्रामीण भारत में। और हॉर्टिकल्चर जो है इट इंक्लूड्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। इसमें इन चीज़ों का प्रोडक्शन हम करते हैं, और समय के साथ साथ जो है एरिया ऑफ हॉर्टिकल्चर जो है उसमें काफ़ी वृद्धि हुई है, या इन फसलों का उत्पादन काफ़ी बढ़ा है। आज अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द इंटायर वर्ल्ड, एंड टुडे वी आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ cashew nuts, coconuts, bananas, mangoes, and the variety of spices. So, इंडिया में 1991 से 2012 तक जो है हाई प्रोडक्टिविटी रही हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में, और इसीलिए हम इसको गोल्डन रेवोल्यूशन का नाम भी देते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र में रोज़गार को प्रोवाइड करने के लिए। और लगभग जो 20% टोटल रूरल एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है वो हॉर्टिकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ में मिलता है। मतलब लगभग 20% रोजगार जो है ग्रामीण भारत में ये हॉर्टिकल्चर में मिलता है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर से लोगों की जो इनकम है उसमें वृद्धि हुई है या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है, और साथ ही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी भी बढ़ी है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। सो हॉर्टिकल्चर से हमें बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, लेकिन जिस तरह से हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में जो है उसमें एरिया अंडर एक्रेज बढ़ता जा रहा है, उससे दूसरी चीज़ों के उत्पादन के लिए एरिया जो है वो एक्रेज जो है वो कम होता जा रहा है। स्पेशली जो दालों का प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि जिस एरिया में पहले दालें उगाई जाती थी उसमें अब हॉर्टिकल्चर लोगों ने करना शुरू कर दिया है। तो इसका कहीं ना कहीं एक असर ये पड़ा है कि जो दालों का उत्पादन है वो कम होने लग गया है इंडिया में। उससे एक तो इनकी प्राइस बढ़ती है, और जब प्राइस बढ़ेगी तो हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और दूसरी बात है कि दालें जो है वो प्रोटीन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है, तो उससे जो है लोगों को जो प्रोटीन की क्वांटिटी है वो भी कम होगी, क्योंकि जब इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होगी। तो ये जो है एक प्रॉब्लमेटिक पॉइंट जो है यहाँ से निकलता है। सो दिस वाज द हॉर्टिकल्चर।
नेक्स्ट पॉइंट इज कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री। तो इंडिया में ये भी एक ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रहा है, जिसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज को हम शामिल करते हैं, हाउस होल्ड इंडस्ट्री को शामिल करते हैं। और इसमें जो मेन एक्टिविटीज़ है वो है स्पिनिंग की, वीविंग की, डाइंग की, ब्लीचिंग की। तो इन एक्टिविटीज़ के ज़रिए लोग पहले ज़्यादा इनकम कमाया करते थे, लेकिन अब जैसे जो अर्बन एरियाज़ में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज स्थापित हो गई हैं, उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों में इन एक्टिविटीज़ पर काफ़ी बुरा असर पड़ा है। हालांकि समय के साथ साथ जो है अभी रिसेंट पास्ट में ही कुछ नए तरह के एक्टिविटीज़ सामने आई हैं जिनमें रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दिया जा सकता है, जैसे कि सोप मैन्युफैक्चरिंग है, साबुन बनाने का काम है, डॉल मेकिंग है, या फिर मशरूम कल्टीवेशन है, या बी कीपिंग है, मधुमक्खी पालन है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उनसे रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार जो है ग्रामीण क्षेत्रों में पैदा किया जा सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आज की डेट में ये एक बहुत ही उभरता हुआ क्षेत्र है और आज की एज भी आईसीटी की एज है। बहुत सारे काम आज की डेट में ऑनलाइन ही होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जा सकता है। जो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है अपने देश के अंदर या दूसरे देशों में, जो डॉक्यूमेंटेशन भेजे जाते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ईमेल्स भेजे जाते हैं, या बहुत तरह का जैसे ऑनलाइन जो काम किए जाते हैं, तो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर का जो कार्य है लोग अपने गांव से भी कर सकते हैं। स्पेशली जो हमारे अभी यूथ सेक्शन है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जिनको आईसीटी की अच्छी खासी नॉलेज है, तो वो कई तरह के रोज़गार जो है वो ऑनलाइन अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं और उनके लिए इंटरनेशनल मार्केट जो है वो एक तरह से ऑनलाइन अवेलेबल रहती है। वो बहुत तरह की सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो अपने रोज़गार को बढ़ा सकते हैं। सो ये भी एक तरीका है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इंडिया में रोज़गार को बढ़ाया जाए। और इस दिशा में सरकार ने भी कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी को खोला गया है ऑलरेडी इंडिया में। और इस एकेडमी का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये है कि देश भर में करीब 10 लाख लोगों को इंफॉर्मेशन कियोस्क चलाने की जो है वो ऑपरेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। और इंफॉर्मेशन कियोस्क में कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स और इस तरह की जो भी सामग्री है वो प्रोवाइड की जाएगी, फोटोकॉपियर, स्कैनर्स, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजना है, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सर्विसेज हैं, या ईमेलिंग की सर्विसेज हैं, या कुछ और तरह की सर्विसेज जो कंप्यूटर्स पर प्रोवाइड की जा सकती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, तो इस तरह से रोज़गार को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है। तो जो इन्फॉर्मेशन कियोस्क लोग चलाएंगे तो नेचुरली है कि उससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार बढ़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक और उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड दिस कंटेंट मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल टू यू, then please share it to other students also, so that others can also be benefited from this. Thank you.